गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टाइप्स ऑफ रेशियोज़ पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ रेशियोज़ में लास्ट हमारा टाइप होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जहाँ हम अधिकतम लाभ की बात करते हैं वहाँ लाभदायकता शब्द निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होता है। प्रत्येक संस्था ये कोशिश करती है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष रूप से भी अधिक हो, अर्थात उस संस्था में प्रयुक्त पूंजी साहस व जोखिम की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। लाभांजन क्षमता का व्यवसाय में अत्यधिक महत्व होता है। लाभदायकता हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रॉफिट प्लस एबिलिटी। अब लाभ के लिए हम भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। लेखांकन उद्देश्य के लिए लाभ शब्द का प्रयोग कुल आगम में से कुल खर्चों को घटाने के बाद बचे शेष के रूप में किया जाता है। आगम तथा खर्च एक विशिष्ट अवधि जो सामान्यतः हम 12 महीने की मान के चलते हैं से संबंधित होते हैं। और दायित्व शब्द संस्था की लाभार्जन की क्षमता को बताता है। हॉवर्ड व अपटॉन ने इसके संबंध में कहा है कि दिए गए विनियोग के प्रयोग से प्रत्यय कमाने की योग्यता को लाभदायकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम लाभदायकता अनुपात को फिर 3 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। पहला होते हैं विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, दूसरे होते हैं हमारे अर्निंग पर शेयर के बेस्ड पे आधारित लाभदायकता अनुपात, और फिर होते हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे लाभदायकता अनुपात। सबसे पहले अपन करेंगे विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इसमें फर्स्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सबसे पॉपुलर रेशो है और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जनरली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करवाया जाता है। और जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब वित्तीय अनुपातों की रेशो की सहायता से जब हम वित्तीय अनुपातों की ज्ञात करते हैं तब भी सकल लाभ अनुपात हमसे कैलकुलेट करवाया जाता है। सकल लाभ अनुपात सकल लाभ की शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह अनुपात हमें ये बताता है कि व्यवसाय के प्रयोग को छोड़ते हुए अर्जन क्षमता क्या है। इस अनुपात को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। और ग्रॉस प्रॉफिट अपन निकालते हैं। नेट सेल्स में यदि अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो संस्था की व्यावसायिक कुशलता का एक अच्छा माप माना जाता है और संस्था की लाभांजन क्षमता इस अनुपात के माध्यम से मापी जा सकती है। यह अनुपात हमें ये भी बताता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता क्या है, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष व्यय संबंधित शुद्ध विक्रय के अनुपात में परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा हम अनुपात निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो यह अनुपात बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत से अन्य सभी परिचालन व्ययों को छोड़कर प्राप्त योग में शुद्ध विक्रय का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके निकाला जाता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। यह परिचालन लाभ में गैर परिचालन आगम तथा गैर परिचालन व्यय का समायोजन करने के बाद ज्ञात किया जाता है। नेट प्रॉफिट हम आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं और बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं। यदि अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, और यदि अपन बिफोर टैक्स लेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 लिया जाता है। चौथा इसके बाद होते हैं एक्सपेंसेस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो हम कितने भी निकाल सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करिए मल्टीप्लाई 100 करिए। हमेशा ध्यान रखिए जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं हम जनरली उनको परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं, और जो जब कभी किसी भी चीज़ को परसेंटेज बेसिस पे निकाला जाता है तो उसमें हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल कंज्यूम रेशो निकालना चाहती हूँ तो हमारा फॉर्मूला होगा मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। यदि मैं डायरेक्ट वेजेस रेशो निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट वेजेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। कन्वर्सेशन कॉस्ट रेशो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके निकाला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो निकालना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 निकाला जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो निकालना हो तो हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके हम निकालते हैं।
फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जिसे अपन शुद्ध परिचालन आय अनुपात कहते हैं, इस अनुपात को विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की मार्जिन के नाम से भी हम जानते हैं। यह अनुपात शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर को प्रदर्शित करता है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि अपन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। यदि कभी अपने को ऑपरेटिंग रेशो दे रखा होता है तो उसकी सहायता से अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं और उस समय हमारा इसका फॉर्मूला बनता है 100 में से यदि अपन ऑपरेटिंग रेशो को काट कर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाता है। ये हमारे थे प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड रेशोस। अब अपन दूसरे रेशोस होते हैं हमारे इसमें अर्निंग्स पे बेस्ड रेशो। जब अपन अर्निंग्स पे बेस्ड रेशो निकालते हैं तो अर्निंग्स पे बेस्ड रेशो में सबसे पहला जो हमारा रेशो निकलता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो जब सभी हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, उसके बाद दिया जाता है। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके बाद हमारा दूसरा रेशो होता है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो के लिए हमें मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर यदि हमें क्वेश्चन में गिवन होती है तो अपन डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है कि आपने इक्विटी होल्डर्स शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया है। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बेस पर ही होता है। डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई 100। लास्ट अपन निकालते हैं रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल रेशो। तो आपके पास जो भी रिजर्व्स होंगे उसको डिवाइडेड कर दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल से। और सबसे लास्ट में हमारा तीसरा टाइप होता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पे बेस्ड रेशो। इसमें फर्स्ट रेशो अपन निकालेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं असेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन। अब असेट्स टर्नओवर हमारा रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट्स और प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं अपन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके। तो हमारा जो रिमेनिंग फॉर्मूला बचता है वो इस तरह से बचता है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं और आफ्टर टैक्स भी ली जा सकती है। और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है माल के विक्रय में से क्रियाशील लागतों के घटाने के बाद परंतु कर व ब्याज घटाने के पहले प्राप्त राशि से लगाया जाता है। लाभ में अक्रियाशील लागतों व अक्रियाशील लाभों को शामिल इसमें हम नहीं करते। विनियोजित पूंजी हमारी दो प्रकार से होती है, ग्रॉस कैपिटल भी और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी होती है। जब अपन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, असेट्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और लायबिलिटीज़ के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। यदि हमें बैलेंस शीट गिवन होगी तो हम किसी भी आधार पे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं दे रखी है या असेट्स दे रखी हैं या लायबिलिटीज़ दे रखी हैं उसी के बेसिस पे फॉर्मूले से वैल्यू निकलवाएंगे तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि हम असेट्स बेसिस पे चलेंगे तो फिक्स्ड असेट्स में करंट असेट्स को हम जोड़ देंगे, उसमें प्लस करेंगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स को हम इसमें तभी शामिल करके चलते हैं जब इंटेंजिबल असेट्स का कोई भी वसूली मूल्य होता है। वसूली मूल्य यदि नहीं होता तो हम इंटेंजिबल असेट्स को शामिल नहीं करते हैं। और यदि हम लायबिलिटीज़ अप्रोच से चलेंगे तो शेयर कैपिटल में डिबेंचर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज़ को जोड़ के उसमें से माइनस कर देंगे फिक्टिशियस असेट्स, तो हमारी आ जाएगी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब जब अपन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हमें निकालनी पड़ती है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूले से निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज़, तो हमारे पास आ जाती है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इस रेशो के हमारे मुख्यतः फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो इस रेशो के द्वारा हम संपूर्ण लाभदायकता का माप कर सकते हैं। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर की गणना में लाभ विक्रय विनियोजित पूंजी के समावेश हो जाने के कारण यह व्यवसाय की संपूर्ण लाभदायकता का एक चित्र प्रस्तुत करता है। अंत्य संस्था तुलना का ये हमारा आधार होता है। इस अनुपात के आधार पर एक कंपनी की कार्यकुशलता की तुलना उसी प्रकार की अन्य कंपनियों की कार्यकुशलता से की जा सकती है। नियोजन एवं निर्णय लेने में ये सहायक होता है और प्रबंध कुशलता एवं उत्पादकता का भी हम इसको माप मान के चलते हैं। दूसरा होता है स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है निकालने का नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट वर्थ मल्टीप्लाई 100। नेट वर्थ जिसको अपन प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं। यह अनुपात हमें ये बताता है कि अंशधारियों के स्वामियों के कोषों पर अर्जन दर क्या होती है और यह अर्जन दर समता पर व्यापार की नीति के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायक होता है। इस अनुपात का महत्व होता है, यह अनुपात अंशधारियों के विनियोग पर अर्जन क्षमता प्रकट करता है। विनियोग पर संतोष पर प्रत्यय प्राप्त करना प्रत्येक विनियोजक का उद्देश्य होता है। यह अनुपात संस्था के स्वामियों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवसाय की सफलता की सीमा भी बताता है। कुछ सीमा तक इस अनुपात के माध्यम से व्यवसाय की भावी अर्जन क्षमता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तीसरा होता है समता अंश पूंजी पर प्रत्यय, जिसे अपन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कहते हैं। यह अनुपात समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ अर्थात ब्याज, कर व पूर्वाधिकार पूंजी पर लाभांश घटाने के बाद शुद्ध लाभ में समता अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100। यह अनुपात हमें ये बताता है कि चुकता अंश पूंजी पर अर्जन दर क्या रही है। इस अनुपात के आधार पर यह निर्णय भी लिया जा सकता है कि संस्था के नए अंशों में विनियोजन किया जाए या नहीं किया जाए। फिर लास्ट होता है हमारा कुल संपत्तियों पर प्रत्यय या रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। यह अनुपात कर के पश्चात लेकिन ब्याज से पूर्व शुद्ध लाभ की राशि में से कुल विनियोजित कोषों कुल संपत्तियों की राशि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन दोबारा से इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं और अपॉन टोटल असेट्स ली जाती है, मल्टीप्लाई इसमें 100 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हुए बच्चों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में अपने को मेन जो रेशो ध्यान रखने पड़ेंगे वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये 5 रेशो करने पड़ेंगे आपको और ये 5 रेशो से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही आती। थैंक यू।